गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अभी देखा था कि मैं आप लोगों के लिए मिशन 2021 क्लास 12 के लिए एक न्यू सीरीज़ लाने वाला हूं। तो वादे के मुताबिक आप लोगों का मैं पहले पार्ट 1 अकाउंटेंसी कंप्लीट कराने वाला हूं। तो पार्ट 1 अकाउंटेंसी हम लोग कंप्लीट करेंगे, सेम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ता था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता था वैसे ही आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोग घर में बैठ के आराम से मेरे वीडियोस देख सकते हैं और आराम से सीख सकते हैं। तो चलो बिना देर करे शुरू करते हैं। पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे अभी फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट बुक है आपकी पार्ट ए। आप चाहे तो आप टी एस ग्रीवाल यूज कर सकते हैं और चाहते हैं आप तो डीके गोयल यूज कर सकते हैं। मैं कुछ रिफ्रेशर्स का नाम लिख दे रहा हूं, टी एस ग्रीवाल या फिर आप डीके गोयल यूज कर सकते हैं। या फिर आप लोग एक काम करें, अगर आप लोग ये दोनों बुक्स नहीं करते हैं तो टी एस ग्रीवाल और डीके गोयल में से कोई एक रिफ्रेशर तो फिर भी यूज कर लेना। साथ में आपको जो यूज करना है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आप लोगों को एनसीईआरटी अकाउंट्स की परचेस कर लेनी है, दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आता है अकाउंट्स का एनसीईआरटी 2020 एडिशन। अगर नहीं मिल रहा है तो 2019 एडिशन ले लेना, लेकिन 2020 मिल जाएगा मार्केट में आप लोगों को। देखो बेटा, एनसीईआरटी से बेस बनेगा। आपको मैं चैप्टर समझा दूंगा, चैप्टर क्या हो रहा है, चैप्टर में क्या क्या बातें हैं, पर जब तक आप खुद से घर में उसकी रीडिंग नहीं करोगे, उन चैप्टर्स की खुद से रीडिंग नहीं करोगे, तब तक आप उस चैप्टर की कोर जो थ्योरी है वो आप उसको कैपेबल नहीं होगे अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में आप कैपेबल नहीं हो पाओगे खुद से। और वो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, अपना इंटरप्रिटेशन खुद डेवलप करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आगे चल के काम आता है। आगे चल के आपको कोई टीचर अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर तो इसीलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक से मेरे साथ साथ जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं घर में थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलो कि ना बिना किसी बात के देरी करें हम लोग आगे का वीडियो शुरू करते हैं। आगे देखो, बात ऐसी है कि पार्ट ए में सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या कंप्लीट करने वाले हैं? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तुम पूछोगे सर ये आप जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं ये क्या है? तो ये कुछ ऐसे ही है जो आप लोग पिछले साल फाइनल अकाउंट बनाते थे। आप लोग पिछले साल फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे, तो पिछले साल आप लोग फाइनल अकाउंट बनाने के लिए क्या बनाते थे? आप लोग पिछले साल फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बनाते थे क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा बनाते थे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर बनाते थे आप लोग क्या? बैलेंस शीट। इस साल क्या करना है आपको? इस साल कुछ नहीं करना है। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या बोला? इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इट्स मेन मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, इट्स मेन मोटिव इज टू सर्व द सोसाइटी। फॉर व्हाट इट इज बीइंग मेड। इसका मेन मोटिव क्या है? सर्व करना, टू सर्व, इसका मेन मोटिव है और ये इसका प्राइमरी मोटिव है। क्या इसका मतलब ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाएगी? बिल्कुल, ये जो फॉर्म है ये प्रॉफिटेबल है, पर प्रॉफिट कमाना इसका सोल मोटिव, मेन मोटिव नहीं होता है। और अगर प्रॉफिट कमाता है तो इसको भी पूरी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल अकाउंट जैसे ही प्रिपेयर करनी पड़ती है। और ये अकाउंट्स भी गवर्नमेंट के जितने भी डिपॉजिटरीज होते हैं, गवर्नमेंट की जितने भी जगह होती हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार को इनको सबमिट करना पड़ता है, इनको एटीजी का ग्रांट लेने के लिए, क्योंकि ये एनपीओ है, इनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता, तो इनकम टैक्स एक्ट 1932 के बेस पे इनको अगर एटीजी का एग्जेम्पशन मिला हुआ है टैक्स के ऊपर, मतलब जो इनके टैक्स पेयर होंगे उनको अगर ये जो इनके डोनर होंगे वो डोनर अगर इनको डोनेट करते होंगे पैसा, इनके मेंबर्स जो इनके सब्सक्राइबर होंगे जो इनको पैसा देते होंगे ये चैरिटेबल वर्क करने का काम करने के लिए, तो उनकी दी हुई इनकम उनके लिए इनकम टैक्स से इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम हो जाती है, अगर ये एटीजी का इनको ग्रांटेड परमिशन मिला हुआ है। किसका? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो ये इस प्रकार के बेनिफिट्स तो मिलते रहेंगे। आगे हम न्यूमेरिकल बात करते हैं इसकी। तो भाई एनपीओ क्या होता है आपको समझ में आया? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव अर्निंग प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, पर वो सेकेंडरी
मोटिव हो सकता है या डेरिवेटिव मोटिव हो सकता है, पर प्राइमरी मोटिव हमेशा क्या रहेगा? प्राइमरी मोटिव हमेशा रहेगा सर्व करना, और इसीलिए इनको इनकम टैक्स और बहुत सारी जगह पे छूट मिलती है, पर यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल हो सकती है। इसको ध्यान में रखने के लिए गवर्नमेंट इनको क्या कराती है? ऑडिट्स करवाती है, सीए भेज करके, गवर्नमेंट ऑडिटर्स भेज करके टाइम टू टाइम ऑडिट करवाते रहती है। मतलब इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करते रहती है। बात याद रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करते रहती है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करती है, इसका मतलब जरूर इनका क्या बनता होगा? इनका भी फाइनल अकाउंट जैसा ही कोई अकाउंट बनता होगा। मतलब ये पूरी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे होंगे। क्या? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डुअल एंट्री अप्रोच के बेस पे ये भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे इन लोग की फाइनल अकाउंट बनती है। किसकी? एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की फाइनल अकाउंट कैसे बनती है। यहां तो ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का हमने देख लिया कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के जब हम अकाउंट बनाते थे तो या तो वो ट्रेड करता था तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, या तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता था तो पहले हम एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेते थे। तो अभी फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट निकल जाता था, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट हम बना लेते थे क्लोजिंग डेट की। तो ऐसा करके हम अपनी समराइजिंग तो कर लेते थे, मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को समराइज करके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन पता कर लेते थे। इन दोनों से पता चलता था क्या? परफॉर्मेंस कैसी रही मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, ये मुझे पता चलता था कहां से? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कि भाई मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, कितना प्रॉफिट अर्न किया, क्या लॉस में गया, कितना नेट प्रॉफिट कमाया, कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, ये मुझे पता चलता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और एक चीज मुझे पता चलती थी, मेरे बिजनेस की पोजीशन कैसी है। अब यहाँ मेन मोटिव तो भले ही अर्निंग प्रॉफिट नहीं है, पर यहाँ भी कुछ चीजें बनेंगी। तो क्या क्या चीजें बनेंगी? तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पे यहाँ पे बन जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आप बोलोगे भैया यहाँ तो ट्रेडिंग के जैसा नहीं है ये। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा है कैश अकाउंट जैसा। यहां आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैश अकाउंट बनाते थे, तो ये कैश अकाउंट जैसा ही है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब जितना पैसा आपका रिसीव हुआ ये बिल्कुल कहां होगा? जरा दिमाग लगाना, डेबिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी पैसा आ रहा है। जैसा कैश अकाउंट होता था ना, जब भी पैसा आता था आप किस साइड रिकॉर्ड करते थे? डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे जब भी रिसीविंग होती थी, और जब भी पेमेंट होता था आप किधर रिकॉर्ड करते थे? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे। सिमिलरली जब भी यहाँ रिसीव होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो किस साइड रिकॉर्ड हो जाएगा? वो डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा जब भी आपकी रिसिप्ट होगी। तो देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो जितना भी आपको पैसा रिसीव हो रहा है ना, चाहे वो इस साल से रिलेटेड पैसा रिसीव हो रहा हो, चाहे आने वाले साल से रिलेटेड रिसीव हो रहा हो, या पिछले साल का कोई पेंडिंग पैसा पड़ा हो, वो पैसा आपके एनपीओ को रिसीव हो रहा हो। और आप हमेशा याद रखना, आप किसके अकाउंटेंट हो? आप एनपीओ के अकाउंटेंट हो। भाई चार्टेड अकाउंटेंट मान लो, सर हमारी अकाउंटेंट बोलने में तो अपने आप को थोड़ा रिस्पेक्टेड मान लो, चार्टेड अकाउंटेंट मान लो, कोई बड़ी बात नहीं। चलो चार्टेड अकाउंटेंट मान लिया भैया हमने कि हम चलो क्या है, सीए हैं, और हम चार्टेड अकाउंटेंट है किसके? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट हमारा डेबिट साइड में हो गया जब पैसा आ रहा है तो, और पेमेंट हमारा कहाँ हो गया? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो गया। आप बोलोगे इसको कैश अकाउंट ही नाम क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये एनपीओ में कितना पैसा आया, रिसिप्ट हुआ, और कितनी उसकी पेमेंट हुई, ये देखते हैं हम। यहाँ कैश का मैनेज करने के लिए एक नाम देते हैं, डेट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और यहाँ सेम वैसी रहता है, अगर किसी प्रकार का ओपनिंग बैलेंस शीट से कुछ बैलेंस पड़ा है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो। अगर क्लोजिंग आएगा तो कहाँ से आ जाएगा? बिल्कुल क्लोजिंग बैलेंस हम बैलेंस करने के लिए यहाँ लिख देंगे, जो हमारे डेबिट के बैलेंस को एक्सप्रेस कर रहा होगा। क्रेडिट में बैलेंसिंग लिखाने के लिए लिखते हैं, पर ये बैलेंस किस साइड का होता है? डेबिट का बैलेंस एक्सप्रेस कर रहा है, ये होता है। कुछ चीजें हैं जो लेजर में आप लोग का हो सकता है शायद बेस अच्छे से बना हो सकता है बेस अच्छे से नहीं बना हो। तो आने वाले समय में मेरे लेजर्स के भी वीडियोस आएंगे, तो उनको ध्यान से देख लेना और इन सारे टर्म्स को अपना जरूर क्लियर कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, यहां पे ध्यान देना है, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब तुम पूछोगे भैया ये क्या है? तो भैया देखो, इसका मेन मोटिव अर्निंग प्रॉफिट तो था नहीं, तो ये फिर भी प्रॉफिट तो कमा रहा है, तो इसको ऐसे ही गवर्नमेंट ने फटकार लगा करके रखी, माल लगा के रखी कि तुमको बनाना पड़ेगा पूरा। और तुमको अगर बनाना पड़ेगा पूरा, तो ये बेचारे ऐसे ही परेशान थे। तो ये क्या करते हैं, इस साल का ये बनता था कैश बेसिस पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
ये कैश बेसिस याद करो, तुमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्लास 11th में। थ्योरी नहीं पढ़े हो गुड़गप्पर, क्यों नहीं पढ़े थ्योरी? पढ़ना चाहिए था तुमको थ्योरी। अगर नहीं पढ़े तो एक बार, अगर हो सकता है आपके पास ऐसे टाइम कम है, पर एक बार फिर भी बुक को रिफर जरूर करना, टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की थ्योरी जरूर पढ़ना। अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लगती है। चलो मेरे भाई तुमको मैं समझा देता हूँ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब होता है कैश या नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन जैसे कि इनकम अर्न, मैंने इनकम कमा ली पर मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो क्या मैं इस इनकम को रिकॉर्ड कर सकता हूं? बिल्कुल अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस या एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस में मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा एक्रूअल बेसिस बनता है। इनकम एक्रूड हो गई ना, खर्चा एक्रूड हो गया ना, लेकिन सिर्फ ये खर्चे इसी साल के रिकॉर्ड होते हैं। ये यहाँ पे कुछ स्टार वाली चीज है, ये मैं आपको समझाऊंगा जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा। ये क्या होता है? तो ये वही होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। वहां जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, फाइनल अकाउंट में जो आप प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, उसका ही एक सब्स्टिट्यूट अकाउंट है जो हम यहाँ प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जैसे वहां नेट प्रॉफिट आप निकालते थे ना, सेम यहाँ भी वैसे ही निकलेगा। और फिर भाई बैलेंस शीट तो यहाँ भी सेम रहेगी कि भाई साल के एंड में कितना पैसा बचा। तुम बोलोगे यहाँ ओनर होता था, यहाँ ओनर होता था और ओनर का लगा होता था क्या? कैपिटल बिजनेस में। तो यहाँ कौन होगा? तो यहाँ पे कोई नहीं होता। या तो यहाँ पे एनपीओ खुद की अकाउंटेंट है, तो इसका खुद का कैपिटल होता है, जिसको हम कैपिटल फंड लिखते हैं। क्या नाम देते हैं? कैपिटल फंड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, या फिर इसको हम ओपनिंग कैपिटल नाम से भी देखेंगे। तो चलो आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बताऊंगा, उसके अगले वीडियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बताऊंगा, उसके अगले वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है ये बताऊंगा। और ये 4 वीडियो हमारे होंगे। इसके अलावा 1-2 वीडियोस और आएंगे जो एडजस्टमेंट या स्पेशल, जैसे कि आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का एक वीडियो अलग से आ जाएगा, आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर में एक अलग से वीडियो आ जाएगा। और इन सब के बाद में मैं आखिरी में आप मुझे व्हाट्सएप करना, मेरे पास पूरे बने हुए 40 से 50 क्वेश्चन की सीट है। तो इन क्वेश्चंस की सीट्स को विद आंसर, या आंसर मैं बाद में आपको दूंगा, पहले सिर्फ मैं क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा। तो मुझे व्हाट्सएप करना जो भी मेरे ये यूट्यूब में वीडियो देख रहे होंगे। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, खासकर 12th बोर्ड 2021 मिशन 2021 को कंप्लीट करने के लिए। जय माता दी।